नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के रण का शोर सुनाई दे सकता है और ये चाहत सत्ता पक्ष की है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि चुनाव विधानसभा का संपन्न हो, उसके बाद ही इसका कोई चुनाव हो ताकि उनके पास ठीक ठाक आंकड़े हो जाए। दोनों ही परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन बीजेपी अभी से मंथन शुरू कर चुकी है। कांग्रेस भी लगातार निगाह बनाए हुए और एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं सबको एकजुट करके एक मुश्त अपना कैंडिडेट उतारा जाए। बीजेपी की तरफ से भी तमाम नामों पर मंथन भी चल रहा है और साथ में आप देखिए कि कुलदीप बिश्नोई दिल्ली पहुंच जाते हैं और अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, तो कुछ चर्चाएं वहां से भी हैं। हमारे साथ पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा, पूर्व एडवाइजर पंजाब विधानसभा, ARO 2002, प्रेसिडेंट इलेक्शन हरियाणा और राज्यसभा इलेक्शन रामायण यादव साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू जी अतुल जी, थैंक यू सर। ये जो राज्यसभा के गणित है, इसको आपके निगाह से अगर हम समझें, क्या दिखता है आपको? क्योंकि जैसे ही दीपेंद्र जीतते हैं अब वो सीट खाली और बीजेपी की रणनीति इस पर क्या है? साथ में कांग्रेस और पूरा विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी ये सीट किसी और के पास जाए, यानी बीजेपी के पास जाए। कैसे देखते हैं उसको? देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये राज्यसभा का इलेक्शन बाई इलेक्शन है, बाइनियल इलेक्शन नहीं है। हमारे इसमें बड़ा फर्क होगा। जो रेगुलर सीट होती है बाइनल इलेक्शन, तो ये बाई इलेक्शन है और ये उसी टेन्योर के लिए होगा जिस टेन्योर के लिए ये सीट खाली हुई है। तो सीट खाली हो चुकी है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब नोटिफिकेशन इशू करेंगे। बात रहती है हमारी हरियाणा में पॉलिटिकल की, कौन सी पार्टी की आज पार्टी है, वो पॉलिटिकल उनकी अपनी सोच है, लेकिन इलेक्शन कमीशन लॉ के हिसाब से अपना काम कर रही है। सीट खाली हो चुकी है और 1 साल से ज्यादा का पीरियड उस सीट का है, तो इलेक्शन कमीशन कभी भी ये अपनी नोटिफिकेशन के लिए जारी कर सकते हैं शेड्यूल कि इसका इलेक्शन कराया जाए। तो ये बात सही है कि पार्टी कोशिश करती है कि अपने मेंबर के हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है और वो भी चाहते हैं कि ये सीट हमारे पास आए। इलेक्शन की एक बात ये रहेगी कि बाइनल इलेक्शन में तो ट्रांसफरेबल वोट होती है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होती है, लेकिन इसमें इलेक्शन डायरेक्ट होता है 1 to 1 इलेक्शन में। और इसकी एक दूसरी विशेषता ये है कि इसकी अगर 2 सीट भी होती है तो इलेक्शन की नोटिफिकेशन अलग अलग 2 इशू होती, बाई इलेक्शन की एक नोटिफिकेशन इशू नहीं होती। तो इसकी डायरेक्ट 1 to 1 इसमें कॉन्टेस्ट होगा और इसमें ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से भी काउंटिंग नहीं होगी। सीधी जिसकी ज्यादा सीट वोट होंगी वो सीट जाएगी, बाकी दूसरी पार्टी रह जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर लगातार चर्चाएं रहती हैं। आप इस बार इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? और अगर सिर्फ मैं बीजेपी से रिलेटेड एक सवाल पूछूं, फिर मैं आऊंगा विपक्ष के ऊपर, रणनीति पर भी। बीजेपी से जो नंबर गेम का अभी कनेक्शन है, आपको लगता है कि इजी है? देखिए अतुल जी, ये जो इलेक्शन है ना, ये इसमें जो वोटिंग होती है वो ओपन वोटिंग होती है और इसमें ओपन का मतलब ये है कि उनको वोट दिखानी पड़ती है अपने ऑथराइज्ड एजेंट को जो पार्टी का होता है, लेकिन दूसरे पर्पस के लिए उसको कंसील रखनी पड़ती है अपनी वोट की सीक्रेसी। तो ये विशेषता है कि इसमें एक तो ये कि ओपन बैलेट होता है, दूसरी ये होती है कि इसमें व्हिप लागू नहीं होता। जैसे एंटी डिफेक्टिव लॉ या दूसरी चीज होती है, इसमें पार्टी डायरेक्शन तो दे सकती है लेकिन वो लॉफुल उसका कोई एक्ट नहीं होगा कि किसी मेंबर को उसकी डिस्क्वालिफिकेशन या उसको बाइंडिंग कर सके कोई व्हिप। तो ये बात होती है। दूसरी जो आपने कही है कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं देखेंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो तो अपने लॉ के हिसाब से चलेंगे और दोनों पार्टियां कोशिश करेंगी अपने अपने हक में बहुमत सिद्ध करने के लिए। अभी जैसे कि हम सबको पता है कि अभी बीजेपी है और 10 बीजेपी की हैं, 29 कांग्रेस की हैं
5 इंडिपेंडेंट हैं और एक चौधरी अभय सिंह जी को कांडा साहब किया है। तो इस तरह 87 का हमारा हाउस है, उसमें 44 जिसके पास चली जाएंगे। और जो बात इसमें विशेष ये है कि इसमें लागू नहीं होता। इसमें अगर कोई भी मेंबर क्रॉस वोट भी कर देता है तो उसके ऊपर इंटरनल डिसिप्लिन लागू होगा, न कि एंटी डिफेक्शन लॉ की दूसरी चीज लागू। अच्छा, अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों से इसको जोड़कर देखा जाए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव में जैसे पिछली बार बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, तो उसका एक मैसेज चला जाता है पार्टियों में भी, पार्टी के नेताओं में भी। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव अब इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद होगा, क्या वहां पर चूंकि 5 सीटें कम हो गई हैं, एक मैसेज प्रतिनिधियों में भी गया है, सिर्फ जनता नहीं, क्योंकि जनता का अब सीधा यहाँ पर कोई वोट का कनेक्शन नहीं है, अब प्रतिनिधियों को देना है। वो एक फैक्टर हो सकता है जो यहाँ पर शायद बीजेपी के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है, या कांग्रेस और पूरे विपक्ष के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, ये तो आप किसी से भी देख लीजिए, हमारे हरियाणा की भी आप हिस्ट्री देखें तो ये 2004 के बाद में भी और पहले भी क्रॉस वोटिंग कहिए या कैंसिलेशन ऑफ वोट्स होती आ रही है। आप हिमाचल प्रदेश में भी अभी नतीजे देख लीजिए। तो इसी वजह मैंने कहा था कि ये राज्यसभा का इलेक्शन, इसमें व्हिप लागू नहीं होता, ना एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता। तो दोनों पार्टियां भी जब इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो नॉमिनेशन के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो किस तरह अपने हक में बहुमत को पूरा रखने की कोशिश करें। दोनों पार्टी कोशिश करेंगे, दोनों ये देखना होगा कि किस तरह के कैंडिडेट खड़े होते हैं और किस साइड से कौन कैंडिडेट आते हैं। उसके बाद में ही पार्टी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगी। और फिलहाल जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि अभी देखिए, पॉलिटिकल तो अभी बीजेपी की तरफ ही ये कहा जा सकता है 41 तो वो है ही हैं, उनके पास 3 आदमियों की कमी। अगर 44 वो हो जाते हैं तो उनकी सीट चली जाएगी। अगर 44 अपोजिशन कर ले जाता है तो फिर उनके पास चली जाएगी। तो सबसे जो खतरे की और बात मैंने आपको बताई थी उसमें ये है कि इसमें जो क्रॉस वोट हो जाती है उसका अपनी मेंबरशिप के ऊपर नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई वोट कैंसिल हो जाती है तो फिर रिजल्ट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर कोई वोट किसी तरीके से कैंसिल हो गई। कैंसिलेशन आपने देखी होगी कि हरियाणा में भी 2004 में भी हुई है, 2016 में भी हुई है, और अभी हमारे 2022 का जो इलेक्शन हुआ था 2 सीटों का, उसमें तो देखिए पूरी रात जो है बड़ी काउंटिंग चलती रही थी और सुबह 3-4 बजे जाकर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, इसी वजह से कि उसमें कुछ वोट कैंसिलेशन का था, कुछ वोट एक्सेप्ट करने का था, कुछ रिजेक्ट करने का था। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी विद इन द पार्टी और विद इन द पोलिंग स्टेशन काउंटिंग के टाइम पर ये सारी स्ट्रेटेजी एंड ये चीजें चलती रहेंगी और ये रिजल्ट के अंत तक पता लगेगा कि किस तरफ ये सीट जाती है, क्योंकि अब इलेक्शन का नैरो मार्जिन से होने वाला है किसी भी दल की तरफ। तो दोनों पार्टियों को बड़ा सावधान होके और बड़ी होशियारी के साथ चलना पड़ेगा और तभी ये सीट निकल पाएगी। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि 1 to 1 इलेक्शन है सीधा, जिसके हक में 44 होंगी या जिसके हक में आधे ज्यादा होंगे के बाद में कैंसिलेशन या क्रॉस होने के बाद में। ये सारी चीज देखते हुए जो काउंटिंग होगी और जिसमें जो सबसे ज्यादा वोट ले जाएगा उसके बाद से सीट जाएगी। लेकिन एक बात है कि इलेक्शन तो इसका होना ही है, क्योंकि बाई इलेक्शन है और टाइम भी हमारे अभी असेंबली इलेक्शन का काफी समय पड़ा हुआ है, सितंबर के आसपास है, तो तब तक काफी टाइम है और इस सीट को इतनी देर तक नहीं रखा जाएगा। इलेक्शन होगा, हो जाना चाहिए, होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें जो मार्जिन होगा बड़ा नैरो होगा, वो चाहे किसी के लिए हो, विपक्ष के लिए हो, सत्ता पक्ष के लिए हो, इसीलिए बहुत ही सोच समझकर और बहुत बारीक अध्ययन के साथ ही इस इलेक्शन में जाएंगे दोनों ही पक्ष। अब यहाँ पर एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, उसके बाद एक आखिरी और सवाल पर आऊंगा। आपका लंबा अनुभव रहा है, क्या आपको लगता है कि जो नंबर गेम अभी है विपक्ष के पास, अगर वो एकमुष्ट होते हैं तो उनके लिए आसान होगा, और क्या ऐसी परिस्थिति बनती आपको दिख रही है? देखिए अतुल जी, इसमें ऐसे से नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं तो इस बेस पर कह सकता हूं कि जैसे 41 तो बीजेपी की बिल्कुल इंटैक्ट है, 29
एंड 10 जीजेपी के बिल्कुल इंटैक्ट है, 39, तो 41 और 39 रह गए। अब इंडिपेंडेंट के ऊपर और चौधरी अभय सिंह जी के और कांडा साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उन 7 सीटों में से कितनी किसकी तरफ जाती हैं। अभी तक जो इनका हमारे आजादों का भी और दूसरों का भी जो स्टेटमेंट और बातें होती रहती हैं, उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि वो कभी किस साइड में, कभी किस साइड में, डिपेंड। मैं आपको बताऊं कि ये वोट डालने तक भी शायद नहीं किसी को पता लग सकता कि कौन किसकी तरफ जा रहा है। इसमें इस तरह की स्ट्रेटेजी दोनों ही ग्रुप अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि दूसरे की रिजेक्ट कराने की, दूसरे की क्रॉस वोट कराने की और अपने फेवर में मेजॉरिटी बनाने के लिए। तो इस इलेक्शन ये बड़ा मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा ही नैरो मार्जिन है। अभी आज भी कुछ ये नहीं कह सकते, खैर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात और होती है, लेकिन यहाँ और भी ज्यादा डेलिकेटेड कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन, क्रॉस वोटिंग और कई इश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और होते रहे हैं। इस वजह से कोई भी प्रेडिक्शन करनी बहुत मुश्किल है कि किस साइड में कौन सी सीट, ये सीट जा सकती है। अच्छा, दो सवाल और जो कि आपने इसका जिक्र किया, इससे मैं पहला सवाल ये लूंगा कि प्रेडिक्शन करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे क्या कि जेजेपी का इंटैक्ट रोल कितना? नहीं, मैं इसका नहीं कर पाऊंगा और इसका तो देखिए, इसका तो जेजेपी का क्या, मैं किसी का भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में कुछ बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि इसमें कुछ भी क्या हो सकता है। लेकिन मैं तो अपने जो आज की स्थिति है उसी के हिसाब से कह सकता हूँ कि इतने मेंबर्स इनकी के हैं और उसी हिसाब से वो डालें तो ये पोजीशन हो सकती है। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि वोट के डालने के बाद में काउंटिंग होने तक, या कहिए कि जब तक ऑथराइज्ड एजेंट को अपना इलेक्टर है अपनी वोट नहीं दिखा पाता, तब तक ये असेसमेंट नहीं की जा सकती कि किसको ये सीट जा रही है, किसी वोट कैंसिल हो रही है। ये तो हालांकि पार्टी का विषय होता है, उससे ना आपका ना मेरा कोई लेना देना, लेकिन अगर हम इस पर चर्चा करें तो एक फैक्टर ये भी इस वक्त विषय के तौर पर लोगों के बीच में चर्चा में आ गया है कि बीजेपी से 5-6 नाम है, और जैसा मैंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई भी वहां पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर जातीय समीकरण के हिसाब से अपना कोई एक कैंडिडेट बीजेपी उतारेगी। आपको लगता है कि ये फैक्टर भी इसमें होगा, जिसका असर विधानसभा चुनाव पर, अगर ये जीत जाते हैं असभा, तो फिर इस चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा वो फैक्टर वहां पर काम कर पाएगा? ये रणनीति बना रही है बीजेपी। हाँ, देखिए, ये तो इस इलेक्शन में नहीं, ये तो सभी इलेक्शन में जो ऐसी इंपॉर्टेंट सीट दी जाती है, और जो अगर इलेक्शन के मतलब पार्लियामेंट की, एमपी की, लोकसभा की सीट तो बड़े इलेक्शन के खर्चे के बाद में आदमी को मिलती है, ये तो एक बैठे हुए सीट मिल जाती है। तो यहाँ तो स्ट्रेटेजी इन सब चीजों को देखते हुए, एरिया वाइज भी, कास्ट वाइज भी, और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस उस लीडर की है जिसको हम वोट देंगे, ये चीजें देखी जाती हैं इस इलेक्शन में, सभी में भी। और इसमें तो विशेषकर देखी जाएगी क्योंकि इलेक्शन असेंबली के सिर के ऊपर हैं। अभी 3 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसे कैंडिडेट को दें कि जिससे कि होल्ड उस पार्टी का जो देगा, जीत के आएगा, उस आदमी का होल्ड पब्लिक में हो और उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आदमी से इन इलेक्शन में असेंबली हो सके। तो ये स्ट्रेटेजी जरूर दोनों पार्टीज अपनाएंगे कि ऐसे कैंडिडेट को दें। हाँ, जहां तक उसको वोट देने की बात है, जिसको भी पार्टी वोट देगी, फिर उसमें एक तरह का व्हिप नहीं लागू होता, लेकिन एक बाइंडिंग हो जाती है लीडरशिप बात को फॉलो करने के लिए कि हम वोट नहीं दें। अलग बात है कि मेंबर के हाथ को कोई नहीं पकड़ सकता, वो कहीं भी वोट डाल सकता है और दिखाई सकता है बस वोट को। तो ये चीज इस पे डिपेंड करती है कि आपने ये सही कही है कि तो ऐसी आदमी को दी जाएगी, कैंडिडेट तो ऐसा ही होगा जिसकी पब्लिक में फॉलोइंग होगी, पकड़ होगी, और जिसका फायदा आने वाले असेंबली के इलेक्शन में हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तकनीकी पहलू समझाने के लिए कि इस बाई इलेक्शन जो राज्यसभा का उपचुनाव होगा उसमें जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं नंबर गेम के हिसाब से, वो विपक्ष के लिए क्या है और क्या उनके लिए परेशानी बन सकती है, और अगर सत्ता पक्ष अपनी रणनीति के साथ नंबर गेम के हिसाब से आगे बढ़ता है तो भी मार्जिन बड़ा नैरो होगा और आखिरी समय तक मुझे लगता है कि इस पर निगाह बनाकर रखनी पड़ेगी कि किसने बाजी मारी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।